नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं सोहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। पहले कर्नाटक और राजस्थान और अब पंजाब और छत्तीसगढ़। कांग्रेस में शतरपों में मची खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बात दिल्ली दरबार तक पहुंचती है, लेकिन यहां मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हुआ क्या है? नेतृत्व से नाराजगी, शतरपों में खींचतान, आखिर कांग्रेस को हुआ क्या है? जी हां, देश की सियासत का आज सबसे मौजूद सवाल यही है कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हुआ क्या है। बीजेपी और ब्रांड मोदी की चुनौती से निपटने के बजाय कांग्रेस अपने घर के झगड़े सुलझाने में ही व्यस्त है। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, कर्नाटक में DK शिव कुमार बनाम सिद्धारमैया, हरियाणा में शैलजा कुमारी बनाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू और अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम TS सिंहदेव की लड़ाई दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। और ऐसा भी नहीं है कि इन झगड़ों को कांग्रेस आलाकमान ने सुलझा दिया हो, बल्कि ये अंदरूनी लड़ाइयां लगातार तीखी होती जा रही हैं। ऐसी ही एक लड़ाई का अंजाम कांग्रेस मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के रूप में भुगत चुकी है और उसे यहां सत्ता गंवानी पड़ी, वो अलग। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस लगातार हो रही इस कलह और टूट फूट को रोक नहीं पा रही है? और इस कलह और टूट फूट का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलता है तो वो है कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा। पंजाब देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, अभी कांग्रेस की हालत कहीं ना कहीं ख़राब है। इसलिए अब उनके प्रश्न करना होगा कि उनके खुद को भी समझ नहीं आ रहा कि कौन नेता है, आगे किससे बात करनी है, क्या प्लानिंग बनानी है। इसलिए कांग्रेस अभी मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में और उनका जो अभी और समापन होने वाला है। दरअसल सालों तक देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके ही हैवीवेट क्षत्रपों को साधने की है। और केंद्र में असमंजस से भरे और कमजोर नेतृत्व के साथ इस चुनौती का सामना करना आसान नहीं होगा, वो भी जब तब आला कमान ही सवालों के घेरे में हो। 23 वरिष्ठ नेताओं के लेटर बम के बाद हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। हालांकि कांग्रेस अभी भी इसे लोकतांत्रिक संस्कृति का एक हिस्सा मानती है। देखिए, राजनीति में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हर जब सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनीतिक दल जितने भी हैं, सभी राजनीतिक दलों में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में, लेकिन आए दिन रोज़ खबरें सुनने मिलती हैं कहीं आपस में इतने ग्रुप हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आने के बाद कि वहाँ लड़ाइयाँ ज़्यादा शुरू हो गई हैं। तो ये तो एक आम बात रहती है सभी राजनीतिक दलों में। जाहिर है, सत्ता ही वो साधन है जिससे क्या अपने और क्या पराये सबको साधा जा सकता है। और कांग्रेस इस समय इसी साधन के अभाव से जूझ रही है। उसके कुनबे में मची कलह कब थमेगी और जब थमेगी तब तक कौन कहां रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिला कांग्रेस ने मिशन 2023 का आगाज कर दिया है। महिला कांग्रेस इस चुनाव में बड़ी भूमिका में दिखेगी। महंगाई, महिला अपराध, नारी सशक्तिकरण जैसे मुद्दे लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता घर घर जाएंगी और आधी आबादी को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगी। आधी आबादी पर कांग्रेस का फोकस, 2023 के लिए कसी कमर। महिला कांग्रेस ने बनाई रणनीति, सत्ता दिलाएगी नारी शक्ति। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर महिला कांग्रेस की एक अहम बैठक मंगलवार को PCC में हुई। इसमें मिशन 2023 के नाम से एक किताब भी महिला कांग्रेस ने जारी की, जिसमें महिलाओं के मुद्दों के साथ उनके हक और अधिकार की बातें बताई गई हैं। साथ ही इसमें यह भी जिक्र है कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया। इन सभी बातों को लेकर महिला कांग्रेस आम लोगों तक जाएगी। जो रणनीति बनी है उसके मुताबिक 2023 में महिला कांग्रेस अहम रोल निभाएगी। महिला कांग्रेस सड़कों पर भी आंदोलन करेगी। हर जिले में पीड़ित महिलाओं को कानूनी मदद भी दी जाएगी। इसके लिए मे आई हेल्प यू डेस्क शुरू होगा।
इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। महंगाई के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया जाएगा। बीजेपी की घोषणाओं की पोल भी खोली जाएगी। मिशन 2023 तो हमको जीतना ही है। उसके पहले हमारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और होने वाले जो 4 हमारे उपचुनाव उनमें भी जीतना है। तो आज रणनीति पूरी बनाई गई है। पूरी रणनीति के तहत अब महिलाएं सड़कों पे निकलेंगी। जो भी उनको प्रोग्राम करना है वो बंद कमरों में अब यहाँ नहीं होगा, वो अब सड़कों पे निकल के आएंगी और बेखौफ होकर निकलेंगी और भाजपा की पोल खोलने में कोई कसर नहीं रखेगी। भाजपा जो है सिर्फ वोट के राजनीति के लिए महिलाओं को यूज़ करते हैं कि हमने ये योजना बना दी है। उज्ज्वला गैस तो कहाँ उज्ज्वला गैस, और बताएगी जनता के बीच में जाके कि जिस तरह का ढोंग ढकोसला जो भाजपा करती है, आने वाले समय पे आप ध्यान रखिए और कांग्रेस को चुनिए। और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अच्छे विपक्ष की भूमिका बना के सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश और जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के समय में विकास नाम की चीज, अपन विकास शब्द ही नहीं समझ पाते थे। आज जब निरंतर भाजपा विकास कर रही है तो फिर कांग्रेस के पास कुछ बचता नहीं है, उनके पास कोई आधार नहीं। पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बात को भली भांति समझते हैं कि 2023 में अगर उन्हें प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी करना है तो महिलाओं का समर्थन जुटाना होगा। लिहाजा महिला कांग्रेस के कार्यक्रम अभी से तय हो गए हैं और आधी आबादी को पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। 2018 चुनाव के मुद्दों पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है। राजधानी में विकास नहीं होने पर जहां कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार बताने में लगी है, वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर विकास को आगे ना बढ़ाने का आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के विकास को लेकर प्रदेश में फिर सियासत गरमाने लगी है। एक्सप्रेसवे, स्काई वॉक जैसे अहम मुद्दों पर नेताओं ने एक दूसरे की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूं तो ये मुद्दे नए नहीं हैं, इन मुद्दों पर सियासत बीते कई साल से होती आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने स्काई वॉक जैसे मुद्दों के बहाने प्रदेश सरकार पर पिछले 2.5 सालों के विकास कार्यों को आगे न बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार सिर्फ फंड की कमी का बहाना बनाकर विकास रोके हुए है। साथ ही कहा कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जब नया एक्सप्रेस हाईवे 2 साल में बन गया, जब स्काई वॉक 1.5 साल में बन गया, तो 2.5 साल से आप क्या सोए हुए हो क्या? अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें खाली रायपुर शहर के विकास में बहानेबाजी ये सरकार कर रही है, रायपुर शहर के लोगों के साथ में न्याय नहीं कर रही। वहीं कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी पिछले 15 साल में नई राजधानी में बसाहट नहीं ला पाई। एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार और स्काई वॉक जैसी फिजूल खर्ची इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार इस प्रदेश में थी और भारतीय जनता पार्टी ने इन 15 सालों में नई राजधानी में विकास के लिए सोचा, जहां 15 साल बाद लोग जाएंगे और जहां 15 लाख आबादी रहती है, उस राजधानी के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने 2.5 साल में रायपुर राजधानी का स्वरूप बदल दिया। राजधानी का विकास बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब तक नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। कोरोना को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका उसका टीका ही है। शिवराज सरकार ने तो टीकाकरण के लिए महाअभियान ही चला रखा है। 21 जून को पहला महाअभियान देश ने देखा। अब एक बार फिर महाअभियान 25 और 26 अगस्त को है। इस बार टारगेट 30 लाख है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एमपी में फिर महावैक्सीनेशन। इस बार 30 लाख का टारगेट, 2 दिन में पूरे करने हैं टास्क, फिर कोरोना हो जाएगा परास्त। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ठाना है कोरोना को हराना है। ठीक इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार एक बार फिर महावैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है। 25 और 26 अगस्त को महावैक्सीनेशन पार्ट 2 शुरू होगा, जिसमें 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
लग जाए 100% लोगों को सितंबर के अंतिम दिन तक हमको सुनिश्चित करना है। बाकी काम हम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता है सितंबर के अंतिम दिन तक हम 100% पात्र लोगों को पहला डोज लगा दें और दूसरा डोज लगाएंगे दिसंबर के अंत तक। ये 2 डोज लग गए हमारे, तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो जाऊंगा कि ये महामारी हमारी जिंदगी से नहीं खेल पाएगी। हमारा प्रयास है कि जो 1 में भी काफ़ी अच्छा हुआ था। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जितना फर्स्ट में जो वैक्सीनेशन महाअभियान चला था, एक दिन में सबसे अधिक डोजेज हम लोगों ने लगाए थे और अभी भी हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक डोज हम इस अभियान में लगा पाएं। 21 जून को महावैक्सीनेशन पार्ट 1 लॉन्च हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश ने देश में नया रिकॉर्ड कायम किया था। टारगेट तो 10 लाख रखा गया था, जबकि 16 लाख से ज्यादा लोगों को इस दिन टीका लगाया गया था। वैसे देखा जाए तो प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए पात्र आबादी करीब 5 करोड़ 48 लाख के आसपास है। अब तक प्रदेश में 4 करोड़ 1,94,000 वैक्सीन के कुल डोज लगाए गए हैं। इसमें 3 करोड़ 36 लाख लोगों को पहला डोज और 66 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगा है। हालांकि वैक्सीनेशन के इस आंकड़े पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और तो और कांग्रेस का आरोप है कि लोग आज भी वैक्सीन के लिए परेशान हो रहे हैं। पहले भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाने के लिए किया, ये भी एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहे हैं और ये सतत प्रक्रिया है। महाअभियान चलाने से कुछ नहीं होगा। हम पहले भी देखा, रिकॉर्ड बनाने के बजाय लोगों तक वैक्सीन पहुंचाएं, वैक्सीनेशन हो, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दें। महावैक्सीनेशन अभियान पार्ट 2 में 30 लाख लोगों को डोज लगाने का टारगेट है। पिछले रिकॉर्ड को देखें तो काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि पिछली बार एक दिन में 16 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा था। वैसे भी टीकाकरण में पूरे देश में मध्य प्रदेश जल्दी टारगेट पूरा कर टॉप पर पहुंचना चाहता है, ताकि मोदी सरकार के किल कोरोना अभियान में नंबर 1 बन सके। देखा जाए तो अभी टीकाकरण में एमपी का चौथा स्थान है, नंबर 1 पर यूपी है, 2 पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर गुजरात है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस 2 साल में पहली बार लेट हो गई। नियम के मुताबिक इस ट्रेन के लेट होने पर यात्रियों को रिफंड मिलता है। इसीलिए IRCTC ने रिफंड के लिए क्लेम करने वाले 1574 पैसेंजर्स को मंगलवार को 3,93,500 रुपये का भुगतान कर दिया। IRCTC का नियम है कि अगर ट्रेन 2 घंटे से ज़्यादा लेट होती है तो हर पैसेंजर को 250 रुपये रिफंड किए जाएंगे। 1 घंटे तक ट्रेन लेट होने पर 100 रुपये रिफंड होंगे। IRCTC ने इसी हिसाब से यात्रियों को 250 रुपये उनके बुकिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। 21 अगस्त को तेजस लखनऊ जंक्शन से सही वक्त पर निकली, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटे लेट हो गई। इसकी वजह दिल्ली में बारिश के चलते सिग्नल फेल होना और यार्ड में पानी भरना बताया जा रहा है। विमान जैसी सुविधाओं से लैस तेजस एक्सप्रेस अगस्त 2019 में शुरू हुई थी। ये ट्रेन कोरोना की दूसरी लहर में 4 अप्रैल को बंद कर दी गई। इसके बाद 7 अगस्त से दोबारा शुरू की गई। ये ट्रेन लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई रूट पर चलती है। देश सेवा में लगे जवानों और सैन्य अफसरों के लिए ग्वालियर पुलिस ने एक अनूठी पहल शुरू की है। ग्वालियर पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों के परिवारों की शिकायत के लिए सशस्त्र बल हेल्प डेस्क बनाई है। क्यों बनाई गई ये डेस्क और क्या है इसकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जिनको देश की सुरक्षा की फिक्र, उन फौजियों के परिवारों की चिंता, ग्वालियर पुलिस की नेक पहल, पुलिस करेगी परिवारों की हेल्प। ग्वालियर पुलिस ने देश की सेवा में जुटे फौजियों के परिवारों की सुरक्षा को लेकर सशस्त्र बल हेल्प डेस्क का गठन किया है, क्योंकि ग्वालियर संभाग वो भूमि है जहां से करीब 43,000 युवा देश से जुड़े हैं। 29,000 युवा देश की जल, थल और वायु सेना में तैनात हैं, तो करीब 14,000 युवा देश भर के अर्धसैनिक बलों में तैनात होकर देश की जनता और धन की सुरक्षा कर रहे हैं। इन फौजियों और जवानों के करीब 1 लाख से ज़्यादा परिवार ग्वालियर में रहते हैं।
इन परिवारों को आपराधिक घटनाओं, धोखाधड़ी, बेजा कब्जे, ठगी जैसी वारदातों के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। सीमा पर तैनात जवान तनाव में रहते हैं, लिहाजा इन परिवारों के मामलों को जल्द निपटाने के लिए सशस्त्र बल हेल्प डेस्क शुरू की गई है, जिसमें सिर्फ फौजियों और उनके परिवारों की शिकायतों को ही सुना जाएगा और उनका जल्द निराकरण किया जाएगा। इसकी मंशा सिर्फ यही है कि जो भी हमारी दुर्गम परिस्थितियों में और देश की सीमाओं पे कार्यरत सैनिक हैं वो तनाव रहित होके अपना काम करें और उनको यदि यहाँ घर की कोई परेशानी पुलिस से संबंधित हो तो उसका त्वरित निराकरण हो जाए। सशस्त्र बल हेल्प डेस्क के लिए एएसपी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, वहीं सब इंस्पेक्टर को इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें देश भर में कहीं भी तैनात फौजी ईमेल, व्हाट्सएप और फोन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। एसपी जो हैं वो नोडल अधिकारी और एक सब इंस्पेक्टर इंचार्ज है। इसमें हमने ये व्यवस्था रखी है कि आर्म फोर्सेस चाहे सेना से हो या अर्धसैनिक बलों से हो, यदि उसकी सैनिक की कोई शिकायत होती है तो उसको एक पृथक रजिस्टर में हम दर्ज करेंगे और उसकी प्रत्येक सप्ताह मॉनिटरिंग करेंगे कि उस शिकायत का क्या हुआ और उसके बाद सैनिक जहां भी पदस्थ है उसको हम टेलीफोन से दूरभाष से अवगत कराएंगे कि उसने जो शिकायत दी थी उसका हमने क्या निराकरण किया। पुलिस की ये पहल वाकई सराहनीय है। अब फौजियों को सिर्फ देश की चिंता होगी, क्योंकि उनके परिवारों की फिक्र के लिए पुलिसकर्मी मैदान में रहेंगे। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। बरगद का पेड़ तो आपने देखा ही होगा। उसकी विशालता देखकर उसके राजा होने का एहसास होता है। उसकी शाखाएं किसी साम्राज्य का एहसास कराती हैं। आज हम आपको बरगद के एक ऐसे पेड़ के बारे में बताते हैं जिसे सभी बरगदों का राजा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। चलिए आप भी देखिए। एमपी में बरगद का राजा, 2.5 एकड़ में फैला साम्राज्य, 500 साल से चल रहा है राज। जी हां, यही है बरगदों का राजा। तस्वीरें देखकर आप समझ ही रहे होंगे कि इनका साम्राज्य 2-2.5 एकड़ में फैला है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में इससे बड़ा बरगद का पेड़ कोई नहीं है। मंडला से 60 किलोमीटर दूर पालासुंदर गांव के कटरा टोला में ये प्राकृतिक धरोहर मौजूद है, जिसकी हजारों शाखाएं जमीन को छू रही हैं और एक नया पेड़ तैयार कर रही हैं। इस तरह ये पेड़ 2 से 2.5 एकड़ में फैल चुका है। जानकारों का मानना है कि ये पेड़ 500 साल से ज्यादा पुराना है। ये जो बरगद का पेड़ है यह लगभग 500 से अधिक वर्ष पुराना होगा। काफी बड़ा यह बरगद है जो लगभग 1.5 से 2 एकड़ में फैला हुआ है। यह बहुत ही शानदार बरगद है और संभवतः मध्य प्रदेश के बड़े बरगद के वृक्षों में यह एक है। बरगद का पेड़ काफी पुराना होने से आस्था का भी केंद्र बन गया है। विशेष मौकों पर यहाँ लोग पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इतना बड़ा यदि 500 साल का तो नहीं होता है जी, कम से कम 1000 वर्ष का होता है। तो इसके बारे में हमको इतनी नॉलेज है और यहाँ पाठ पूजन की जाती है और भी यहाँ खेरापति मैया है किनारे, वो पुराने वक्तों से है। बरगद राष्ट्रीय पेड़ भी है। इसकी विशेषता के बारे में ग्रामीण तो वाकिफ है, लेकिन शासन प्रशासन को शायद इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक धरोहर है जिसके बारे में शोध और संरक्षण की जरूरत है, ताकि पता चल सके कि ये धरोहर कितनी साल पुरानी है। देवेंद्र यादव, बंसल न्यूज, मंडला। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।